एक तरफा प्यार में मोहम्मद फहीम अपने पड़ोस की लड़की नाजनीन को बेइंतहा चाहता था। एक रात उसने नाजनीन के पिता मोहम्मद अशरफ की हत्या कर दी। उसके बाद की जो हकीकत सामने आई वह उस दिन जून 2020 की 9 तारीख थी। सुबह के यही कोई 8 बज रहे थे। थाना बाबूपुरवा के कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरेश सिंह ऑफिस में आकर बैठे ही थे कि उन्हें मोबाइल फोन पर सूचना मिली कि मुंशीपुरवा में एक अधेड़ व्यक्ति का कत्ल हो गया है। सुबह सुबह कत्ल की सूचना पाकर सुरेश सिंह का मन कसला हो उठा, लेकिन मौका वारदात पर तो पहुंचना ही था। अतः उन्होंने कत्ल की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और आवश्यक पुलिस बल साथ लेकर मुंशीपुरवा घटनास्थल पर पहुंच गए। उस समय घटनास्थल पर मकान के बाहर भीड़ जुटी थी। भीड़ में से एक 20 वर्षीय युवक निकलकर सामने आया। उसने थाना प्रभारी सुरेश सिंह को बताया कि उसका नाम इरफान है। उसके अब्बू मोहम्मद अशरफ का कत्ल हुआ है। उनकी लाश छत पर पड़ी है। इसके बाद इरफान उन्हें छत पर लेकर गया। छत पर पहुंचकर सुरेश सिंह ने बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। मृतक मोहम्मद अशरफ की लाश फोल्डिंग पलंग पर खून से तरबतर पड़ी थी। पलंग के नीचे भी फर्श पर खून फैला हुआ था। मोहम्मद अशरफ का कत्ल बड़ी बेरहमी से किसी तेज धार वाले हथियार से किया गया था। उसका गला आधे से ज्यादा कटा था। संभवतः ताबड़तोड़ कई बार गर्दन पर किए गए थे, जिससे सांस नली कटने तथा अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। मोहम्मद अशरफ की उम्र 50 साल के आसपास थी। कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरेश सिंह अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता तथा डीएसपी आलोक सिंह घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों के पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। परिवार की महिलाएं दहाड़ मारकर चीखने चिल्लाने लगीं। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा मृतक के घर वालों से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। मृतक के बेटे इरफान ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसके पिता खरादी बुरादे का व्यापार करते थे। वह बीती शाम 7 बजे घर आए थे और खाना खाने के बाद रात 8 बजे सोने के लिए छत पर चले गए थे। पिता के साथ वह भी छत पर सोता था, लेकिन बीती रात वह टीवी देखते देखते कमरे में ही सो गया था। वह सुबह 6 बजे सोकर उठा और छत पर पहुंचा तो छत पर फोल्डिंग पलंग पर पिता का खून से लथपथ शव पड़ा देखा। शव देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनकर घर के अन्य लोग आ गए। इसके बाद तो घर में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर मृतक का भाई मोहम्मद नासिर भी मौजूद था। उसने बताया कि वह सऊदी अरब में नौकरी करता है। उसके परिवार में पत्नी गुलशन बानो तथा 2 साल का बेटा है। 3 महीने पहले वह सऊदी अरब से परिवार सहित कानपुर आया था और भाईजान के घर परिवार के साथ रह रहा था। सुबह इरफान की चीख सुनाई दी तो वह दौड़कर छत पर पहुंचा। वहां भाईजान पलंग पर मृत पड़े थे। किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया था। मां रईसा को जानकारी हुई तो वह गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। किसी तरह उन्हें होश में लाया गया। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने बड़ी ही बारीकी से जांच शुरू की। टीम ने खून का नमूना परीक्षण हेतु सुरक्षित किया, फिर पलंग व आसपास से कई फिंगरप्रिंट लिए। फोरेंसिक टीम ने जांच के बाद ये भी पाया कि हत्यारा छत पर या तो सीढ़ी लगाकर पहुंचा था या फिर छत से सटी दूसरे मकान की बाउंड्री फांद कर आया था, फिर उसी रास्ते वापस चला गया। डॉग स्क्वाड की टीम खोजी कुत्ते को लेकर छत पर पहुंची। कुत्ते ने मृतक के शव को तथा छत के फर्श पर पड़े खून को सूंघा, फिर वह पलंग के चारों ओर घूमता रहा। उसके बाद पड़ोसी की छत पर जाने के लिए उछलने लगा, लेकिन बाउंड्री वॉल ऊंची थी, सो उछलकर दीवार फांद नहीं पा रहा था। ये देखकर टीम के सदस्यों ने लकड़ी की सीढ़ी मंगाकर छत पर लगाई। सीढ़ी के सहारे पड़ोसी की छत पर पहुंचे खोजी कुत्ते ने छत पर पड़े खून के छींटों को सूंघना शुरू कर दिया। उसके बाद खोजी कुत्ता छत से नीचे उतरा और घटनास्थल से कुछ दूर स्थित मैदान में पहुंचा। वहां मैदान में खड़े एक युवक को सूंघकर उस पर भौंकने लगा। तभी टीम ने उस युवक को पकड़ लिया और पुलिस अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहम्मद फहीम उर्फ नदीम बताया। जिस छत पर खोजी कुत्ता फांद कर गया था और खून की छींटे सूंघे थे, वह मकान मोहम्मद फहीम का ही था। संदेह के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार कर लिया। फोरेंसिक टीम व पुलिस ने मोहम्मद फहीम के घर की तलाशी ली तो वहां फहीम के ऐसे गीले कपड़े मिले जो शायद सुबह ही धोए थे। उन कपड़ों पर बेजामिन टेस्ट किया तो खून के धब्बे उभर आए। इसके अलावा उसके घर से एक चापड़ भी बरामद हुआ। मई चापड़ और कपड़ों सहित मोहम्मद फहीम को थाना बाबूपुरवा लाया गया तथा मृतक मोहम्मद अशरफ के शव को पोस्टमार्टम हाउस लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दिया गया। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता तथा सीओ आलोक सिंह ने जब थाने में मोहम्मद फहीम से अशरफ की हत्या के संबंध में पूछताछ की तो वह साफ मुकर गया और पुलिस अधिकारियों को बरगलाने लगा। लेकिन हत्या का सबूत मिल चुका था और उसके घर से खून सने कपड़े तथा आला कत्ल भी बरामद हो चुका था। अतः पुलिस ने उस पर सख्ती की तो वह टूट गया। इसके बाद उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वह पड़ोसी मोहम्मद अशरफ की बेटी नाजनीन से मोहब्बत करता था, पर वह मुंबई चला गया और वहां नौकरी करने लगा। 3 साल बाद फरवरी 2020 में वह मुंबई से वापस कानपुर आया। अब तक नाजनीन जवान हो गई थी और खूबसूरत दिखने लगी थी। उसे देखकर उसकी सोती हुई मोहब्बत फिर से जाग उठी और उसे एकतरफा प्यार करने लगा। उसने सोच लिया था कि उसकी मोहब्बत में जो भी बाधक बनेगा उसे मिटा देगा। नाजनीन की मोहब्बत में उसका बाप मोहम्मद अशरफ बाधक बनने लगा तो बीती रात उसे चापड़ से काटकर हलाल कर दिया। चूंकि मोहम्मद फहीम ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः बाबूपुरवा थाना प्रभारी कार्यवाहक सुरेश सिंह ने मृतक के बेटे इरफान को वादी बनाकर भादमवी की धारा 302 के तहत मोहम्मद फहीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उसे विधिसम्मत बंदी बना लिया। पुलिस जांच में एक ऐसे सनकी प्रेमी की कहानी प्रकाश में आई, जिसने एकतरफा प्यार में पागल होकर प्रेमिका के बाप को मौत की नींद सुला दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बाबूपुरवा थाना अंतर्गत एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला मोहल्ला मुंशीपुरवा पड़ता है। इसी मुंशीपुरवा में मस्जिद के पास मोहम्मद अशरफ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी शबनम के अलावा एक बेटी नाजनीन तथा बेटा इरफान था। मोहम्मद अशरफ खरादी बुरादे का व्यापार करता था। इस व्यापार में मेहनत मशक्कत तो थी, पर कमाई भी अच्छी थी। इसी कमाई से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मोहम्मद अशरफ के साथ उसकी मां रईसा खान तथा भाई नासिर भी रहता था। नासिर की शादी गुलशन बानो के साथ हुई थी। शादी के बाद नासिर सऊदी अरब चला गया था। अब वह तभी आता था जब उसे घर परिवार की याद सताती थी। अशरफ मेहनत की रोटी खाकर परिवार के साथ खुश रहता था, परंतु उसकी खुशियों में ग्रहण तब लगना शुरू हो गया जब उसकी बेगम शबनम बीमार रहने लगी। फिर बीमारी के दौरान ही सन 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय नाजनीन की उम्र 10 वर्ष तो इरफान की 9 साल थी। शबनम की मौत के बाद बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी अशरफ की मां रईसा खान पर आ गई। रईसा खान ने इस जिम्मेदारी को खूब निभाया और पाल पोस कर बच्चों को बड़ा किया। रईसा खान अपने पोते पोती को बहुत प्यार करती थी और उनकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करती थी। फहीम उर्फ नदीम नाजनीन का दीवाना था। वह उसके पड़ोस में ही रहता था। फहीम और नाजनीन हमउम्र थे। दोनों एक ही गली में खेल कूद कर बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे और अक्सर उनका आमना सामना हो जाता था। फहीम मन ही मन नाजनीन को चाहने लगा था, पर नाजनीन के मन में उसके प्रति कोई लगाव न था। वह तो पड़ोसी के नाते उससे भाईजान कहकर बात करती थी। फहीम के 2 अन्य भाई भी थे जो उसी मकान में रहते थे। फहीम सिलाई कारीगर था। वह जो कमाता था अपने ऊपर ही खर्च करता था, इसलिए बनसंवर कर खूब ठाट बाट से रहता था। फहीम अपने प्यार का इजहार नाजनीन से कर पाता उसके पहले ही वह मुंबई कमाने चला गया। मुंबई जाकर भी वह नाजनीन को भुला न सका। उसके मन मस्तिष्क पर नाजनीन ही छाई रही। वो उसे अपने दिल की मल्लिका बनाने के सपने संजोता रहा, पर सपना तो सपना ही होता है। भला सपने से कभी किसी के ख्वाब पूरे नहीं हुए।
देश में तालाबंदी घोषित होने के 1 माह पहले ही फहीम मुंबई से कानपुर अपने घर वापस आ गया। कमाई करके वह जो पैसे लाया था उसे अपने ऊपर और अपने दोस्तों पर खर्च करता। भाइयों ने उसकी इस फिजूल खर्ची का विरोध किया तो वह उन पर हावी हो गया। अब वह दोस्तों के साथ मौज मस्ती तथा शराब पीने लगा। एक रोज नाजनीन किसी काम से घर से निकली, तभी फहीम की नजर उस पर पड़ी। खूबसूरत नाजनीन को देखकर फहीम का मन मचल उठा। 3 साल पहले जब उसने नाजनीन को देखा था तब वह 16 वर्ष की थी, किंतु अब वह 19 साल की उम्र पार कर चुकी थी। अब वह पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। फहीम की आंखों में पहले से ही नाजनीन रची बसी थी, सो अब उसे देखते ही उसका मन बेकाबू होने लगा था। अब वह नाजनीन को फंसाने का ताना बाना बुनने लगा। मौका मिलने पर वह उससे बात करने का प्रयास करता था, लेकिन नाजनीन उसे झिड़क देती थी। तब फहीम खिसिया जाता। आखिर जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने एक रोज मौका मिलने पर नाजनीन का हाथ पकड़ लिया और बोला, नाजनीन, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा चैन छीन लिया है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नाजनीन अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, फहीम, तुम ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी जाति बिरादरी की हूँ और इस नाते तुम मेरे भाईजान लगते हो। भाई को बहन से इस तरह की बातें करते शर्म आनी चाहिए। प्यार अंधा होता है नाजनीन, प्यार जाति बिरादरी नहीं देखता। वह बोला, होगा, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और हाँ, आइंदा मेरा रास्ता रोकने या हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा, समझे? नाजनीन ने धमकाया। कुछ देर बाद नाजनीन घर वापस आई तो वह परेशान थी। वह समझ गई कि फहीम एक तरफा प्यार में पागल है। उसने ये सोचकर फहीम की शिकायत घर वालों से नहीं की कि अब्बूजान बेमतलब परेशान होंगे, बात बढ़ेगी, बतंगड़ होगा, फिर लोग उसके चरित्र पर अंगुलियां उठाना शुरू कर देंगे। इधर नाजनीन की फटकार से फहीम समझ गया कि नाजनीन अब ऐसे नहीं मानेगी। उसे अपनी खूबसूरती और जवानी पर इतना घमंड है तो वह उसके घमंड को हर हाल में तोड़कर रहेगा। वह उसे ऐसा दर्द देगा जिसे वह ताजिंदगी नहीं भुला पाएगी। फहीम का एक दोस्त सलीम था। दोनों ही हमउम्र थे, सो दोनों में खूब पत्ती थी। एक रोज दोनों शराब पी रहे थे। उसी समय फहीम बोला, यार सलीम, मैं नाजनीन से मोहब्बत करता हूँ लेकिन वो हाथ नहीं रखने दे रही। देख फहीम, मैं एक बात बताता हूँ कि नाजनीन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसका पीछा छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि उसका पंगा तुझे भारी पड़ जाए। सलीम ने फहीम को समझाया, अरे छोड़ इन बातों को, मैं भी जिद्दी हूँ। नाजनीन अगर राजी से न मानी तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, फहीम ने कहा। इसके बाद फहीम फिर से नाजनीन को छेड़ने लगा। फहीम ने नाजनीन पर लाख डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा। फहीम की बढ़ती छेड़छाड़ से नाजनीन को अब डर सताने लगा था। अतः एक रोज उसने फहीम की बदतमीजी तथा डोरे डालने की शिकायत दादी रईसा खान तथा अब्बू अशरफ से कर दी। नाजनीन की बात सुनकर जहां रईसा तिलमिला उठी, वहीं अशरफ का भी गुस्सा फूट पड़ा। पहले रईसा ने फहीम को खूब खरी खोटी सुनाई, फिर अशरफ ने भी फहीम को जमकर लताड़ा तथा बेटी से दूर रहने की नसीहत दी। अशरफ ने फहीम की शिकायत उसके भाइयों से भी की तथा उसे समझाने को कहा। उसने साफ कहा कि वह इज्जतदार इंसान है, बेटी से छेड़छाड़ बर्दाश्त न करेगा। अशरफ ने उलाहना दिया तो दोनों भाइयों ने फहीम को खूब समझाया तथा नाजनीन से दूर रहने की नसीहत दी। लेकिन फहीम पर तो इश्क का भूत सवार था। वह तो एक तरफा प्यार में दीवाना था, सो उसे भाइयों की नसीहत पसंद नहीं आई। एक रोज फहीम ने गली के मोड़ पर नाजनीन को रोका और उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्साई नाजनीन ने फहीम के हाथ पर दांत गड़ाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, बदतमीज, अपनी हरकतों से बाजा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नाजनीन की बात सुनकर फहीम भी गुस्से से बोला, नाजनीन, यही बात मैं तुझे बता रहा हूँ। मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर ले और मुझे अपना बना ले, वरना कान खोलकर सुन ले, मेरी मोहब्बत में जो भी बाधा डालेगा उसे मैं मिटा दूंगा।
फिर वह तुम्हारा बाप, भाई या कोई और क्यों ना हो। जून 2020 की 3 तारीख को फहीम ने पुनः नाजनीन से छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत उसने पिता से की। शिकायत सुनकर अशरफ तिलमिला उठा। उसने फहीम को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि वो अंतिम बार उसे चेतावनी दे रहा है। इसके बाद उसने हरकत की तो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देगा और जेल भिजवा देगा। फहीम पहले से ही उस पर खार खाए बैठा था, अतः अशरफ ने जब उसे जेल भिजवाने की धमकी दी तो उसकी खोपड़ी घूम गई। उसने अपने प्रेम में बाधक बने प्रेमिका के पिता अशरफ को मौत की नींद सुलाने का इरादा पक्का कर लिया। फिर वह अंजाम की तैयारी में जुट गया। उसने तेजधार वाले चापड़ का इंतजाम किया, फिर उसे घर में छिपा कर रख लिया। 8 जून 2020 की रात फहीम ने अपनी छत की बाउंड्री से झांक कर देखा तो पता चला कि अशरफ आज रात अकेला ही छत पर सोया है। उचित मौका देखकर फहीम चापड़ ले आया, फिर रात 2 बजे सीढ़ी लगाकर अशरफ की छत पर पहुंच गया। फहीम ने नफरत भरी एक नज़र अशरफ पर डाली, फिर चापड़ से खचाखच 4 बार अशरफ की गर्दन पर किए। उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट गई और खून की धार बह निकली। अशरफ कुछ क्षण तड़पा, फिर ठंडा हो गया। हत्या करने के बाद सीढ़ी के रास्ते फहीम अपनी छत पर आ गया। यहाँ चापड़ पर लगे खून की कुछ बूंदें छत पर टपक गईं। नीचे जाकर उसने कपड़े बदले और चापड़ में लगे खून को साफ किया। फिर कपड़ों और चापड़ को धोकर घर में छिपा दिए और कमरे में जाकर सो गया। मोहम्मद फहीम से पूछताछ के बाद पुलिस ने 10 जून 2020 को उसे कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। कथा संकलन तक उसकी जमानत स्वीकृत नहीं हुई थी।